अभी हम आपको स्क्रीन शेयर हो रही है सभी बच्चों को? स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? यस सर। ओके। ओके, सो अभी हम क्या करने जा रहे हैं आज की क्लास में? हम डिस्कस करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे आपके करंट अफेयर्स और डेफिनेटली थोड़ा बहुत अगर कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको भी देखेंगे। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, स्पेस से रिलेटेड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। हालांकि स्पेस भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही आता है, डिफेंस भी आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ही आता है नॉर्मली। सी ये मैंने अभी बच्चे ने टेक्स्ट किया है, मैंने उस टाइम पे आपको ये जो कॉन करंट और करंट बताई होगी ना, उस टाइम पे जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए रफली एस्टिमेशन दिया होगा। मैंने बिल्कुल वो नहीं बताया होगा क्योंकि वो मैंने कभी खुद याद नहीं किया है। तो आई एम श्योर कि मैंने आपको ये नहीं बताया होगा कितना कितना मालूम, जस्ट समझाने के लिए बताया होगा। तो एक्चुअली कितने सब्जेक्ट्स हैं ये मैं आपको अपडेट करा दूंगा, अपने से कोई भी बच्चा देख लेना। बट एक बात है, एक चीज याद रखना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था या ओरिजिनली कहीं पे भी शब्द आए, तो ओरिजिनली से लेके अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर इंक्रीज हुई है, स्टेट गवर्नमेंट की डिक्रीज हुई है और कॉन्करेंट लिस्ट आपकी इंक्रीज हुई है और डेफिनेटली रेजिडरी भी इंक्रीज हुई है, रेजिडरी भी इंक्रीज हुई है। दूसरा, दे में आस्क सोर्स, तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से और ये सेंटर को ज्यादा काम देना और रेजिडरी जो पावर है वो सेंटर के पास होना, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है हमने कनाडा से। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। नॉर्मली मैं चिल्ला के बोलता हूँ, आजकल थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसलिए लगता है कि शायद वॉइस नहीं आ रही है। कनाडा से आपने क्या बोला सर? बताओ, आपने कभी एक टर्म पढ़ा होगा फेडरेशन। व्हाट इज फेडरेशन? अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फेडरेशन ऐसा होता है जिस देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है या एक रीजनल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट। ये रीजनल होती है, ये आपकी यूनियन बोल लो, इसको यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल बोल लो या इसको फेडरल भी बोल लो, फेडरल गवर्नमेंट होती है। और इन दोनों का ही जो पावर का सोर्स है, इन दोनों का ही अपना ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस होता है, ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस होता है। और ये पावर सोर्स कहां से होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसे देश होते हैं जहां पे यूनिटरी सेटअप होता है, उस यूनिटरी सेटअप में भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और उस यूनिटरी सेटअप में भी स्टेट गवर्नमेंट होती है। बट देयर इज अ डिफरेंस, वहां पे जो स्टेट का एग्जिस्टेंस होता है ना, वो एंटायरली सेंटर पे डिपेंड होता है, उनका कोई ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नो ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस। फेडरल वर्सेस यूनिटरी के लिए मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेजा था एक बार, अगर आप में से कुछ बच्चे रिकॉल कर पाए तो। यस सर, यस। उसको एक बार पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि अभी है ना फार्म लॉ को लेके ये बहुत दिक्कत में है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना फेडरल लिखा है ना यूनिटरी लिखा है, कुछ मेंशन ही नहीं है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? आर्टिकल 1 बोलता है, आर्टिकल 1, इंडिया विच इज भारत। ये पढ़ा है आपने टेक्स्ट?
Yes, is sir. the Shall be the union of states. is the union of states. अब इसमें दो तीन यहाँ पे टर्म, इंडिया, इंडिया मेंशन है, भारत मेंशन है, हिंदुस्तान मेंशन नहीं है, पहला पॉइंट तो याद रखना। दूसरा क्या है, इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे क्या मेंशन नहीं है, फेडरेशन मेंशन नहीं है। कुछ जो फेडरल कंट्री है वहां पे फेडरेशन मेंशन है, प्लस यहाँ पे सिर्फ स्टेट बोला है, यूटी नहीं बोला है। तो हमारे देश में इसलिए यूटीज का कोई ऑटोनॉमस एग्जिस्टेंस नहीं है। इसलिए जितनी भी यूटीज है वो एंटायरली डिपेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशन में ऑटोनॉमस, उनका कोई अपना वो नहीं है। समझ रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप सभी को इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो खत्म हो गए होंगे। सर किसी को एक और बार कुछ आप भी वो पूछना? पॉइंट, सर वो एक पॉइंट एक बार आप फिर से रिपीट कर देना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वाला। एक मिनट, ये कहाँ से आ गया इसका? चल गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काम डिवाइड है, एक है सेंट्रलिस्ट, इसमें वो काम है जो सेंटर करेगी, उसके बाद है स्टेट, इसमें जो काम मेंशन है वो स्टेट करेगी, फिर है कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें जो रूल है, यहाँ पे आपका स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। बट थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अगर फिर इन दोनों के सेम सब्जेक्ट पे सेंटर ने भी बनाया और स्टेट ने भी बना दिया कॉन्करेंट के, और दोनों का जो टेक्स्ट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो कॉमन सेंस क्या कहेगा, किसका प्रिवेल करेगा? सेंटर। बट कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एक्सेप्शन में स्टेट का प्रिवेल कर सकता है, वो तुमसे नहीं पूछेंगे, डिटेल हो जाएगा। रेजिडरी लिस्ट में है जो भी रिमेनिंग है, जो भी बचा हुआ है। जैसे स्पेस तो उस टाइम पे था साइबर, अब 1950s में तो लगा ही नहीं था ना कि कंप्यूटर आएंगे और साइबर सारी चीज हो जाएंगी। तो Yes, sir. जो भी नया इवॉल्व होगा, कुछ भी आगे नई चीज आती जाएगी, सब रेजिडरी में आएगा। और रेजिडरी में रूल बनाने की जो पावर है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। मैंने आपको ये बताया था कि ये जो कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया है, दिस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और ये जो सेंटर स्टेट की पावर का डिवीजन है, हमारे देश में स्ट्रॉन्ग सेंटर है, प्लस रेजिडरी पावर भी सेंटर के पास है। ये सारा फिनोमिना हमने लिया है क्या? ओके सर। Now you should not have any doubt in this division of power, and where this division of power is mentioned, सबसे जरूरी है वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शेड्यूल 7 में ऐसा। कहाँ पे? 7, सॉरी, शेड्यूल 7। हाँ ठीक है, शेड्यूल 7 में ये मेंशन है, ठीक है। यस सर। तो अब सारे लोगों को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, तो अभी हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, हेडिंग डाल लीजिए, साइंस एंड टेक में ही पार्ट है, साइंस एंड टेक में है, और पहला टॉपिक है डिफेंस। डिफेंस हेडिंग डाल लीजिए, मैं बताता जाऊंगा या समझाता जाऊंगा। मम्मी सोनिका है, बात करो।
तुम जो वो वाला शॉल था ना, वो वाला जो मैंने दिन में रखा था वो दे दे, और एक मेरा वो दे दे, कैप दे दे नीचे। ठीक है, मैं क्लास में। ओके, सो आते हैं डिफेंस पे। बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, हमने भी पहले डिस्कस किया होगा, तो एक बार देख लेते हैं। डिफेंस, साइंस एंड टेक का ये एक पार्ट है। इसमें कुछ स्टैटिक भी है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। डेफिनेटली साइंस एंड टेक कुछ नहीं है, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, वही आपको याद रखते हैं, कहाँ से लिए हैं, क्या काम करते हैं, बस। उससे ज्यादा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सो एक है हमारे ड्रोन्स है, गार्जियन ड्रोन्स है, और ये लीज किए हैं नेवी ने। कहाँ से लीज किए हैं? यूएसए से। इतना याद रखोगे। नॉर्मली ड्रोन्स तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इतनी अच्छी नहीं है, ऑल्दो मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा नहीं है मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बट नॉर्मली तो लीज ही अभी हम कर रहे हैं। दूसरा है, एक हमारी नेवी के पास क्या है, एक मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, इसका देख लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। P-81 P-81 एयरक्राफ्ट। अब ये किसके पास है? नेवी के पास है। ये कुछ नहीं है, ये बोइंग जैसे जो आप कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट देखते हो ना, वैसे ये होते हैं, जैसे नॉर्मल कॉमर्शियल आप एयरक्राफ्ट में जाते हैं, हाँ वैसे ही आपके एयरक्राफ्ट है। बट इसमें क्या है ना, इसमें रडार वगैरह, गेट लगा दिया, इसमें रडार, इनका है ना रडार वगैरह बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्मली ये क्या करते हैं, जैसे ये है, ये इंडिया की टेरिटरी है, तो ये पूरे इंडियन ओशन में घूमते रहते हैं और पूरी सरफेस को मैप कर लेते हैं। एंड अगर कोई सबमरीन मिली, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, और प्लस ये टॉर्पीडो भी लॉन्च कर देते हैं, टॉर्पीडो भी लॉन्च कर देते हैं। तो ये याद रखेगा, P-81 एयरक्राफ्ट है, तो रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, ये नेवी के पास है। कहाँ से लिए हैं? यूएसए। हमने ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट या तो यूएसए से अब लिए हैं नए वाले, पुराना जो है 70-80% हमारे देश का जितना भी है वो रशिया से है, उसके अलावा फ्रांस से है, और सबसे कम फिर आपका इजराइल से भी मिल जाता है। और भी ले रहे हैं, लेकिन 60-70% यहाँ से है। उसके बाद अब नई जो भी परचेजेस हो रही है यूएस से ले रहे हैं, क्योंकि दोनों की टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क है। रशियंस आर लाइक कि आप क्या मैं बताऊं, आप एम्बेसडर में, रशियंस आर लाइक कि आप स्कॉर्पियो में जा रहे हो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, एंड यूएसए इज लाइक कि आप और जा रहे हो। तो इतना फर्क है दोनों की क्वालिटी में। कि जो रफाल हमने परचेज किए, यूएस का मतलब मैं वेस्टर्न बोल रहा हूँ, यूएस और वेस्टर्न सबका थॉट प्रोसेस सेम है। अच्छा देखो, यहाँ पे एक बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं। रशिया वाले, सी, रशिया में सोशलिज्म था, और सोशलिज्म में क्या है, तो एक सोशलिज्म की मेन फिलोसफी ये भी है कि आप देश के लिए कुछ भी करोगे, पार्टी के लिए कुछ भी करोगे। तो यहाँ पे मैन इतने जो आपके पर्सनल है, उनको ये इतनी वैल्यू नहीं देते। तो रशियन जितने भी एयरक्राफ्ट है ना, वहां पे मतलब आपके अगर पायलट की डेथ हुई है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। तो लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे, सारी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक भी अगर पायलट की डेथ हो गई तो वो पूरा बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए इनकी टेक्नोलॉजी ऐसे मैच्योर हुई है कि बहुत सोफिस्टिकेटेड है। पायलट की डेथ रेट बिल्कुल होती ही नहीं है, बहुत सेफ रखते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी होता रहता है। तो इनका इतना टेक्नोलॉजी मैच्योर नहीं है। इनका इंजन 80 घंटे में वो होता है, 80 घंटे में बार बार उसको, सॉरी, चाइना का 80 घंटे में सर्विस मांगता है, रशिया का मांगता है 400 में मेजर सर्विस, और जो वेस्टर्न है वो 2000 घंटे। इसलिए अगर आप, हमने रशियन मेड हमारे पास फाइटर एयरक्राफ्ट है, सुखोई 30 MKI, जो हमारी मेन बैकबोन है, इसकी सर्विसेबिलिटी 50% है बस। मतलब हमारे पास 230 के अराउंड है, 236-7 है, कुछ और नए भी आए हैं। एक टाइम पे आपको आधे मिलेंगे, आधों में कोई रिपेयर चल रहा होगा। लेकिन अगर आप रफाल की सर्विसेबिलिटी देखें तो 75% है। ये इतना अच्छा।
तो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ज्यादा सुपीरियर है, बहुत सुपीरियर है, मैं आपको बताऊं। ओके, सो ये याद रखना, P-81 एयरक्राफ्ट नेवी का हमारे पास कम ही है, बहुत कम है, हमारे पास 12-13 है। एंड जापान के पास है ये अराउंड 80 के आसपास है। कैन यू इमेजिन जापान कितना छोटा सा है। तो उसमें इसलिए जापान की नेवी इज वेरी, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी है जापान की। इवन जापान की जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है इज मोर एडवांस देन द सबमरीन टेक्नोलॉजी ऑफ यूएस। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, समझ में आ रहा है। Yes, sir. सी मैं थोड़ा सा ना बिल्कुल अब काम चलाओ आपको पढ़ा रहा हूँ। काम चलाओ का मतलब कि बहुत बहुत एफर्ट मार के नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो कहीं पे क्योंकि तभी से थोड़ी डाउट होगी, तो अगर आप में लगे ना कि डाउट आ रहा है तो मेरे से पूछ लेना, तो बिल्कुल वैसे मत रह जाना, हेजिटेशन में भी पूछ लेना। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में आप सभी को पता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ पे है, ये है व्हीलर आइलैंड, व्हीलर आइलैंड। और इसको हम APJ अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोलते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा रखना, ये किसके कोस्ट के पास है। तो यहाँ पे जो आपकी स्टेट है, गैस कर ही पा रहे होंगे आप, कौन सी स्टेट है बताइए। आंध्रा है सर, उड़ीसा। लाउड आंध्रा या उड़ीसा है सर? नहीं मैडम, सुनाई नहीं। उड़ीसा सर। उड़ीसा है, उड़ीसा है। अच्छा, ओके। और यहाँ पे है, ये किसके, आंध्रा के कोस्ट के पास है आपका कौन सा आइलैंड, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा। यहाँ पे है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो इसरो का है, और यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च हुई, ये आपको याद रखना है। सर आपने क्या अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी जो एयरफोर्स है उसमें कॉम्बैट रोल में वुमेन्स आ गई है। वुमेन को मेन फाइटर एयरक्राफ्ट की कमांड मिल गई है पहले ही। अब इन्होंने क्या किया है कि जो हमारी नेवी है, अब नेवी के पास भी एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पता होगा, नेवी के पास भी अपने फाइटर एयरक्राफ्ट, तो उन फाइटर एयरक्राफ्ट में भी अब ये वुमेन्स को एंट्री दे रहे हैं। और कौन से एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए बोल रहे हैं, उस एयरक्राफ्ट का नाम है डॉर्नियर। जी मैडम बताइए। सर आप ये DRDO का प्लीज फिर से समझा सकते हैं पूरा। सी जैसे इसरो है ना, यस सर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये Yes, है yes, sir. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये वेपन और मिसाइल बनाती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यहाँ पे एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है व्हीलर आइलैंड और APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। किसके कोस्ट के पास है, ये स्टेट है उड़ीसा। ये बताया बस मैंने आपको। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, इंडिया की एक पॉलिसी है, डेफिनेटली चाइना न्यूज में है, तो एक मतलब बड़ा अच्छा सा पॉइंट है, पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। और वो इंडिया की डॉक्ट्रिन है सागर, सुना है आपने पहले कभी। यस सर। यस सर। सागर डॉक्ट्रिन है इंडियन ओशियन को लेके, और ये सागर से मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड, हम सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं चाहते, सबका साथ ही वही है, सबका साथ सबका विकास। और फिर मोदी जी ने बाद में 2 वर्ड भी ऐड कर दिए, सबका विश्वास। और जो हमारी रिलीजियस है, आपको वेदांत में भी मिल जाएगी, वासुदेव कुटुंबकम, वो भी यही बोलता है, वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है। यस सर। Yes, और sir. हमारे ड्रोन है, इनको याद रखना, रुस्तम ड्रोन, रुस्तम ड्रोन।
ये ड्रोन है हमारे डीआरडीओ ने डेवलप किए। बस आपसे इतना ही पूछेंगे रुस्तम क्या है, ड्रोन है डेवलप बाय डीआरडीओ, इंडिजीनियसली डेवलप है ड्रोन से। एक्चुअली रुस्तम तो हम ऑलरेडी लागू कर चुके हैं, रुस्तम 2 है, रुस्तम 2.0 है। 2.0 याद मत रखना, बट रुस्तम रुस्तम याद रखना, व्हाट इज रुस्तम, व्हाट इज सागर, व्हाट इज डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ये कीवर्ड है। इन पे देखो पता क्या है, यहाँ पे है ना मेनली अगर आपके पास एग्जाम में आपका एमसीक्यू वाला एग्जाम है, तो एमसीक्यू वाले एग्जाम में ये जो 4 ऑप्शन बनते हैं वो बड़ी कीवर्डों पे ही बनते हैं। जब भी कुछ भी पढ़े ना कीवर्डों को याद रखें, यहाँ पे रुस्तम को याद रखें, यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे डॉर्नियर को याद रखें, तो ऐसे कीवर्डों पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस है। और कोई ऑड फैक्ट है, बिल्कुल ही ऑड फैक्ट है, डिफरेंस है, उसको याद रखें। कुछ है कि जनरल सी चीजें है, कॉमन सेंस है कि होगा ही होगा, कॉमन सेंस है ना, तो उसको रट्टा मारने की कोशिश ना करें कि हाँ भी कॉमन सेंस है तो फिर क्यों रट्टा मार रहे हो, एक बार पढ़ लो। कोई ऐसा लग रहा है ना कि आपको हाँ इंडिया की डॉक्ट्रिन है साइबर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, इसमें कुछ कॉमन सेंस लग रहा है तो हाँ ठीक है, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये भी देखें यार, हाँ ये तो ठीक लग रहा है, होना चाहिए ऐसे। तो नॉर्मल अपने भी थोड़ा सा जो कॉमन सेंस है, आपकी नॉलेज है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको यूज करके देखिए। ये सारी चीजें हवा में नहीं बनाई है, इनके पीछे भी कुछ कहानी है। ओके, अच्छा देखिए यूएस से हमने क्या क्या एसेट्स ले रखी है, उनके ऊपर ही कई बार आ जाता है यूएस से क्या क्या डिफेंस एसेट्स हमने परचेज कर रखी है। ये मेरा हैंड होना इसका रुकता ही नहीं है। हाँ, तो यूएस से देखिए हमने क्या कर रखी है, क्या क्या है। तो ये 2 एयरक्राफ्ट है, एक है आपका C-130J सुपर हरक्यूलिस, और एक है G-17 ग्लोबमास्टर। ये दोनों ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, ट्रांसपोर्ट, और ये बड़े क्रिटिकल है। ये जो G-70 है, इसी हमारा जो अब लद्दाख बेस है ना, इन्होंने ही चला रखा है। मतलब रशियन भी है हमारे पास, IL करके है, बट मेन जो है ना, इन्होंने ही वहां पे सारा सामान आर्मी को अच्छा खासा इन्होंने पहुंचाया। तो ये याद रखना है, ये भी यूएस से लिया हुआ है, और C-70 ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ऐसे ही होता है जैसे पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं, इसमें बस कार्गो चला जाता है और कुछ नहीं होता। दोनों में डिफरेंस है काफी, ये सबसे बड़ा है जो अमेरिकन फ्लीट में है, वही हमने लिया। उसके बाद यूएस से हमने हेलीकॉप्टर भी लिए हैं। हेलीकॉप्टर एक हमने ले रखा है अपाचे, ये अपाचे एक अटैक हेलीकॉप्टर है। अच्छा ये एक बार मेरा पढ़ने के बाद है ना, बाद में जब आप रिवाइज करें तो मुझे लग रहा है कि जितने भी बॉयज हैं उनको तो इंटरेस्ट होगा, ये सारी चीज सुनते रहते होंगे। तो जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं, एक एक बार पिक्चर देखते रहे, पिक्चर देखते रहोगे, पिक गूगल पे सर्च करोगे तो थोड़ा वो एक पिक्टोरियल आपको वो मेमोराइज हो जाएगा। ये है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। अगर ये हमारे पास उस टाइम पे होता है जब 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी ना, तो ये तो अंदर तक चला जाता है, बहुत ही नीचे उड़ सकता है और स्टेल्थ भी है। एक और हेलीकॉप्टर हमने ले रखा है चिनूक। चिनूक ये मल्टीपर्पज है, इसमें 2 रोटर है। ये हेलीकॉप्टर है, एक रोटर यहाँ पे आगे लगा हुआ है और एक रोटर पीछे लगा हुआ है, ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, और चिनूक एक हॉट विंड भी है, हॉट विंड इन यूएसए, तो वहां का एक लोकल नाम भी है हॉट विंड का, तो याद रखना। प्लस और हम क्या ले रहे हैं, अच्छा एक और हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए भी हम बात कर रहे थे, बात बनी नहीं, वो था आपका, बताओ नेवी, नेवी के पास हमारे पास हेलीकॉप्टर की बहुत कमी है, हेलीकॉप्टर है ही नहीं उसके पास, वो हम बात कर रहे थे, वो था अल्फा रोमियो, सुना था नाम, काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये अल्फा रोमियो था, ये परचेज नहीं किया है, डिस्कशन अभी भी चला है। उसके बाद फिर हमने ड्रोन्स लिए। तो इस बार है ना मेन ये था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि इंडिया किसी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा था अभी चाइना के दौरान, और सारा का सारा यूएस हमारे पास इक्विपमेंट था।
ये बैकबोन थे, और इस अपाची हेलीकॉप्टर भी अच्छे खासे तैयार थे। चिन्यूक हेलीकॉप्टर ने हमें अच्छी खासी लिफ्टिंग पावर दी। जो पहले जो रशियन था Mi-25, इनके पास इतनी अच्छी नहीं थी, कमी थे तो हमारे पास, तो काफी यूएस एसेट्स है हमारे पास। अच्छा, कैन यू टेल मी, अब ये अगर आपको नहीं पता है ना, रफाल इंडक्ट हो गए इंडिया में, नहीं हुए? रफाल Yes. इंडक्ट हो गए हैं, वेरी गुड। Yes, yes sir, हो गए। अंबाला बेस पे हुए हैं, वो भी ठीक है। बस अब मुझे आप उसका नाम बता दीजिए कि वो उस स्क्वाड्रन का नाम क्या है। और ये बहुत न्यूज में था। The Golden Arrows. यस, तो ये गोल्डन एरो। अब आपको इसके बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन हमने अभी AK-47 कुछ और परचेज करी है। तो AK-47 तो आपको पता ही है, वर्ल्ड की, क्या मैं बोलूं, सबसे, हिस्ट्री की सबसे खतरनाक राइफल और सबसे ट्रस्ट और रिलायबल राइफल। और जितनी भी सिविल वॉर हुई है, AK तो मिलती ही मिलती है। किस कंट्री से थी, ओरिजिन कहाँ से था, पता होगा आपको? बताइए। सर रशिया। यस, तो ये माई इंडियन एयरफोर्स से एक ऐप है, और इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है। बेसिकली करियर रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, करियर रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एयरफोर्स से रिलेटेड। तो याद रखना, तो यहाँ पे भी देखो, आप बोल सकते हो, कोई बोले कि हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन में बहुत पीछे है, जो बात सही है, लेकिन आप थोड़े बहुत तो एग्जांपल दे ही सकते हो कि देखो सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। तो दिस क्वेश्चन में इस तरीके के टेक्स्ट आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख लेना, आत्मनिर्भर भारत स्कीम थी, उसमें डिफेंस के लिए क्या क्या इन्होंने किया, 2-3 फैक्ट होंगे। और मैं कोशिश करूंगा, कल तो क्लास नहीं ले पाऊंगा, संडे में मैं आपकी बजट की और इकोनॉमिक सर्वे की क्लास लूंगा। इकोनॉमिक सर्वे पता होगा ना आप सभी लोगों को? Yes, sir. Yes sir. ठीक है। तो इन्होंने कुछ टारगेट रखे हैं डिफेंस के लिए, बस थोड़ा सा ही आपको बता रहा हूँ। इन्होंने बोला है कि भाई 25 बिलियन का तो हमारा हो जाना चाहिए टर्नओवर, 25 बिलियन का डिफेंस से ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो जानी चाहिए। और प्लस हम यहाँ पे 5 बिलियन का एक्सपोर्ट करें बाय 2025। और आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि चाइना वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डिफेंस का। ये Can you थर्ड repeat the लार्जेस्ट हो second गया है। point, sir? एक सेकंड, स्क्रीन शेयर मेरी स्टॉप हो गई है। सर आपकी वॉइस भी थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हाँ मैडम, मुझे देख रहा हूँ, इंटरनेट कनेक्शन में। स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. तो आपने चाइना का क्या बताया, सेकंड लार्जेस्ट है कि थर्ड लार्जेस्ट? थर्ड सेकंड तो नहीं है था। कॉमन Okay. सेंस नहीं बोलेगा, यूएस और रशिया वहां पे जाएंगे। मिलिट्री टेक्नोलॉजी बहुत सोफिस्टिकेटेड होती है, इतना आसान नहीं होता, मतलब बहुत सारी लेयर्स होती है, मल्टीपल लेयर्स होती है सर मतलब।
जी ये सर। जो आपने अभी स्कीम के अंदर 2 गोल्स रिपीट किए हैं वो एक बार रिपीट कर देंगे, वो मेरा वाईफाई वो हो गया। रिपोर्ट गोल ये है कि 5 बिलियन का आपको एक्सपोर्ट करना है बाय 2025। ये एक्सपोर्ट का टारगेट है। और टोटल टर्नओवर डिफेंस इंडस्ट्री का कितना हो जाना चाहिए? 25 बिलियन, जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है। ओके सर। ठीक है। और उसके बाद आपका एक So it is 5 इंडियन billion by 2025. 5 बिलियन यूएस डॉलर मैडम, 5 बिलियन। जब मैं 5 बिलियन, जहां पे मैं बिलियन बोलूंगा इसका मतलब यूएस डॉलर, यूएस डॉलर 5 billion US वर्ल्ड dollars की by 80%। 2025, sir. यस, Right. एनुअली, एनुअली, क्यूमुलेटिवली नहीं है, एनुअली। बट आपसे वो इतना नहीं खेलेंगे कि एनुअली लिखे, क्यूमुलेटिवली लिखे, इतना आपसे वो नहीं पूछेंगे। क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो वो नहीं चाहिए, डे में आज कहीं पे वो नॉर्मली नहीं पूछेंगे। अब आईएफ की एक कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, कुछ है नहीं ऐसा। कॉन्फ्रेंस आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर आए थे, ठीक है। इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ जो उन्होंने डिस्कशन किया था उसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो इतना ही याद आप करिए। अच्छा, एक ये आप याद रखना, ये एक मिशन था, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको याद रखना। आपको शायद पता हो कुछ बच्चों को, और वो था आपका ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु, गैस करो किसके बारे में होगा, किसने तो किया ये होगा? कोविड में जो शायद से करना था उस पे था ना, जो हाँ, तो रिपैट्रिएशन कुछ ऐसा नहीं कुछ। था। ओवरसीज में जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको रिपैट्रिएट हाँ करने का हाँ, मिशन था Repatriation. हाँ हाँ। बाय नेवी। जैसे वंदे भारत था ना, तो हाँ Hmm. हाँ। ये नेवी ने किया था। सो ये कहाँ से था? मालदीव से जाना था ना? ये कोई इसमें जो भी स्पेसिफिक? ऐसे नहीं है, मालदीव हुए थे, और इसमें ओके स्पेसिफिक नहीं था, ओके सर। कहीं से भी वो लेके आएंगे। तो ऐसा स्पेसिफिक था नहीं है। स्पेसिफिक कुछ ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही कंट्री नहीं होगी, एक रीजन होगा, इसलिए मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया है। ओके सर। ठीक है। अब तेजस की डील अप्रूव हो गई है, तो आपको पता ही है तेजस। तो तेजस क्या है? एक मार्क 1 था। ये जो डील हुई है वो हुई है तेजस मार्क 1A, ये इसका एडिशन है। और अभी तेजस मार्क 2 पे काम चल रहा है। तेजस मार्क 2 एक अच्छा एयरक्राफ्ट होगा। तो अभी जो हमने डील की है इंडियन एयरफोर्स में, वो तेजस मार्क 1 के लिए की है। और इनको कौन बनाएगा, मैन्युफैक्चर कौन करेगा? डीआरडीओ करेगा, कौन करेगा ये तो बताओ, याद रखना होगा, क्वेश्चन आ सकता है। हिंदुस्तान Hindustan Aeronautics Limited. एयरोनॉटिकल लिमिटेड। तो तेजस ये इंडिजीनियसली बिल्ड है, इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट। और ये क्या छोटा सा ही है, डेल्टा विंग डिजाइन है, ये इसका विंग डिजाइन है, डेल्टा विंग डिजाइन है। और इंजन यूएस से लिए हुए हैं हमने, रडार इजरायली है। इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और उसका जो कॉकपिट वगैरह है वो यूके से लिया हुआ है। तो लगभग ये आपका 60% इंडिजीनियस। अच्छा, जब भी हम ये बोल रहे हैं, चलो ये फिर आगे बढ़ेंगे। जब भी हम इंडिजीनियस बोल रहे हैं, क्या आज की डेट में पॉसिबल है कि आप 100% इंडिजीनियस कोई भी प्रोडक्शन करें, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी 100%? 80% भी क्या पॉसिबल है?
नो सर, नो पार्ट्स सर, टेक्नोलॉजी या पार्ट्स या जो भी अगर नहीं पॉसिबल है। नहीं है आज के टाइम में। अब हम ग्लोबल वैल्यू चेंज वाला कॉन्सेप्ट, इवन जो मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट है F-35, इसके प्रोग्राम में भी यूएस के में भी लगभग 30 सारे नाटो ने मिलके बनाया है ये। हाँ, मेन कंपोनेंट 50-60% यूएस दे रहा है, बट बाकी का 40% अक्रॉस वर्ल्ड से जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि इसे एक एयरक्राफ्ट है, उसके 1000 पार्ट है, उस 1000 पार्ट के एक पार्ट के अगेन फिर 1000 पार्ट है। तो यहाँ पे इस पार्ट पे इनोवेशन होता है। मतलब इनोवेशन बिल्कुल एक एयरक्राफ्ट आपको ऐसे दिखता है ये फ्री है, तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे ऐसे। तो ऐसे प्रोडक्शन होती है। ये जो हम देखते हैं वो एक पूरा असेंबल्ड है। जो इनोवेशन होता है इस लेवल पे नहीं होता, वो माइक्रो लेवल में होता है, या इवन एक नट बोल्ट के लेवल पे इनोवेशन होता है। वहां से करते करते आप परफेक्ट होते होते एक बिल्कुल परफेक्ट चीज बनाते हैं, और वो हजारों एमएसएमईज मिलके बनाती है। तो इसलिए एमएसएमईज और जो छोटी इंडस्ट्री है उनका रोल बड़ा क्रिटिकल है। एक कंपनी 1 लाख कंपोनेंट है, उन 1 लाख कंपोनेंट को चलो संभव बना भी लेगी, लेकिन उनमें इतना इनोवेट नहीं कर पाएगी। आपको छोटी छोटी हजारों आपको एमएसएमई चाहिए जो माइक्रो लेवल पे काम करती है, और वो माइक्रो लेवल पे काम होते होते तब सोफिस्टिकेशन आता। चलो वो कभी और बताऊंगा। तो 100% इंडिजीनियस है ही पॉसिबल ही नहीं है। हमारे भी पॉलिसी मेकर ध्यान ही नहीं देते हैं, पता नहीं वो भी। हमारा अभी भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन का एटीट्यूड देखें ना, वो 30 साल पुराने में जी रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हो वो फार्मर प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल कर रहे हैं कुछ। चलो मैं कमेंट नहीं करूंगा अभी ये बहुत बहुत गंदे तरीके। और ये सिर्फ इसमें वो नहीं है कि एक पार्टी आती है एक पार्टी जाती है। जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक मेंटेलिटी है ना, वो बहुत बैकवर्ड है, वो फ्यूचरिस्टिक नहीं है, वो प्रोएक्टिव नहीं है। एक लीडर आके कुछ करने की भी कोशिश करे, लेकिन जो आपके सारे ऑफिसर्स हैं वो सबका जो एटीट्यूड है, मेंटल जो थॉट है, वो मतलब बहुत सही नहीं है। सही का मतलब क्या है, वो अभी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ना, वो मॉडर्न ब्यूरोक्रेसी नहीं है जो मॉडर्न डेज में चाहिए, वो नहीं है। ये 19th सेंचुरी का माइंडसेट है, कॉलोनियल माइंडसेट है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, आज भी वही है। लेकिन हमें फ्यूचर ब्यूरोक्रेसी चाहिए, 21st सेंचुरी की ब्यूरोक्रेसी चाहिए। यहाँ पे हमको एक्शन ओरिएंटेड चाहिए। ये तो बहुत सारी चीजें। कभी इसमें अगेन जब इस एग्जाम को आप दीजिए, जब डिस्कशन वाली बात होगी तो बताइए। ओके, अब एक और मिशन लॉन्च किया है इंडियन नेवी ने। ओके, इंडियन नेवी ने मिशन ऑपरेशन वेनिला, और ये हेल्प करने के लिए किया गया है। एक कंट्री है मेडागास्कर। वेयर इज मेडागास्कर? अब ये मैंने कौन सा कॉन्टिनेंट बनाया होगा? अफ्रीका। अफ्रीका। हाँ, वेरी गुड। तो ऑल्दो अफ्रीका जैसा लग नहीं रहा है, बट सुन के खुशी हुई कि आपने फिर भी पहचान ली। ये कंट्री है मेडागास्कर। यहाँ पे कुछ आइलैंड भी है, ठीक है। तो ये मेडागास्कर कंट्री, यहाँ पे आपकी साउथ अफ्रीका। और ये कौन सी कंट्री है? ये आपकी सोमालिया। इसको याद रखना, इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। सर क्या नाम बताया कंट्री यहाँ का? पे सोमालिया। ये सोमालिया है। हाईएस्ट पायरेट एक्टिविटी होती है, समुद्री लुटेरे आज भी एक्टिव है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसमें 3-4 कंट्रियां हैं। और ये हो गया आपका रेड सी, ये पर्शियन गल्फ है। रेड सी फिर यहाँ पे जाएगा, ये सुएज कैनाल है, और सुएज कैनाल फिर आपका मिलेगा मेडिटेरियन सी से। और मेडिटेरियन सी पे ये लोकेशन याद रखना, यहाँ पे बेरूट और यहाँ पे लेबनान। लेबनान तो याद रहेगी, ठीक है। ब्लास्ट हुआ था ना, याद होगा? जैसे बाई रूट। हाँ हाँ, तो ये याद रखना। सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर रहे हैं ना? सर ठीक है। सर सोमालिया का जस्ट ऊपर में क्या बता, एक बार बता देंगे काइंडली सर?
सर आपने क्या बोला, सोमालिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका? मैंने ये बोला है कि ये एक कंट्री है, इंडिविजुअल कंट्री सोमालिया, लेकिन yes, sir. यहाँ पे ये 4-5 कंट्रियों का ग्रुप है, इसको बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, इसमें एक सोमालिया भी है, कभी चेक कर लेना जब सारा टाइम मिले तो इसमें कौन सी 4 कंट्री है, जस्ट एक जियोग्राफिकल फैक्टर। और ये है आपकी रिवर लाइन। ठीक है, चलते हैं आगे। तो ऑपरेशन मनीला, मेडागास्कर में लड़ाई थी, तो उसको असिस्टेंस देने के लिए ये अब ये याद रखना। अब नेक्स्ट है आपका K9 वज्रा। अब K9 वज्रा क्या है? ये है एक आपका ये है आर्टिलरी गन। आर्टिलरी गन है। आपने बोफोर्स देखी है? सुना तो होगा ना बोफोर्स गन? यस सर स्कैम हुआ था। यस सर। ठीक है ना बोफोर्स। आपको पता है आज भी हम चला रहे हैं। हमारे देश में जो भी सारा आर्किटेक्चर है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, बहुत आउटडेटेड है यार, बहुत आउटडेटेड है। मतलब मॉडर्नाइजेशन तो कहीं भी, मॉडर्नाइजेशन अभी छू के भी नहीं गया है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को। और वो कुछ भी हो, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हो, नॉर्मल हो, आपको साइलोज में एग्जांपल मिल जाएंगे थोड़े बहुत। बट अगर आप होलिस्टिक देखेंगे, एक मॉडर्न नेशन बनने की बात आती है, मॉडर्न मैनेजमेंट की बात आती है, तो अभी तो हम इससे बहुत दूर हैं। तो ये क्या है ना, ये एक आर्टिलरी गन है, लेकिन क्या है ना, ये एक उस पे है, एक व्हील पे माउंटेड है और उसमें चेन ही लगी हुई है। तो दिखने में ऐसी लगती है, ये टैंक सा लगता है, टैंक के ऊपर एक ये है, लेकिन ये टैंक नहीं है। दिखने में टैंक जैसा ही लगता है, लेकिन टैंक से थोड़ा सा टॉन्ग है। तो आप याद रखना, KN वज्रा आर्टिलरी गन, ये लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बनाई है, LNT ने बनाई है। LNT बड़ा अच्छा कर रही है हमारे देश में डिफेंस में। LNT बड़ा अच्छा काम कर रही है। अब ये तो मैं कई बार बता ही चुका हूँ, रशिया से हम डिफेंस कौन सा वो खरीद रहे हैं, ये अभी भी न्यूज में था। कौन सा डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहे हैं रशिया से हम? S-400 बताइए। और अभी जो US प्रेसिडेंट ने बोला है कि जो उनके जो भी ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने बोला है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो भी बोलते हैं, उन्होंने बोला है कि माइक पॉम्पियो जब डोनाल्ड ट्रम्प के थे, मैं जस्ट पोस्ट भूल गया हूँ, तो माइक पॉम्पियो ने बोला था कि ठीक है, कंसीडर कंसेशन हम दे देंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं बिल्कुल कंसेशन नहीं देंगे। तो दोबारा से भी न्यूज में थी इस महीने, S-400 ये डिफेंस सिस्टम। डिफेंस सिस्टम क्या होता है? एयर डिफेंस सिस्टम है, ये तो आपको पता ही है, पहले 1-2 बार मैंने बताया। आपने ये नाटो कंट्रियों के बारे में सुना है? नाटो, यस सर, North Atlantic नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, तो इसमें क्या है, जितनी भी कंट्री है ना, वो ट्रीटी बाउंड है, ट्रीटी बाउंड है। और इस ट्रीटी बाउंड में क्या है कि US उनकी हेल्प करेगा, US ने उनकी डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। इसमें आपका जापान भी है, इसमें आपका साउथ कोरिया भी है, इसमें आपका ताइवान भी है। और अभी आप देखिए, US ने बोला है कि जो बाइडेन ने बोला है कि ठीक है, वी विल प्रोटेक्ट जापान एंड जापान की जो डिस्प्यूटेड आइलैंड है, सेंकाकू आइलैंड, सेंकाकू आइलैंड, इन्होंने बोला है कि इसको भी हम कवर करेंगे। और कवर करने की जो एम्ब्रेला है वो कन्वेंशनल भी है, जो थ्रेशोल्ड है कन्वेंशनल भी है, प्लस न्यूक्लियर भी है। मतलब कि US will go to the extent of nuclear, but US will protect Senkaku Island, the sovereignty of Japan. ताइवान के लिए भी इन्होंने बोला है। साउथ कोरिया को पढ़ लेना, मैंने बताया था साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया के बारे में पैरेलल भी आपको बताया था कौन सा है, डीमिलिटराइज जोन भी आपको बताया था। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ पुरानी उनमें, और आपको याद होंगी। याद है? नहीं है? सुना होगा? याद है सर, आपने लिखवाया था।
सर आप एक बार ये कन्वेंशनल वाला पॉइंट कैन यू रिपीट? सेंकाकू आइलैंड के नीचे जो यार ये छोड़ो इसको, ये मेरा क्या है ना, मुझे थोड़ा सा मिलिट्री वाला भी मेरा, मुझे इंटरनेशनल रिलेशन मेरा वो है, तो उसमें ये पॉलिटिकल साइंस, ये इंटरनेशनल रिलेशंस की एक, डिफेंस की एक टर्मिनोलॉजी है। कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड क्या है, मतलब जैसे जो वॉर होती है ना, तो उनका भी एक, आर्मी वाले ऐसे नहीं है, उनका भी एक थ्रेशोल्ड रखते हैं अभी, अटैक कैसे हुआ है, पहले अगर सीधा अपने स्टेशन से अटैक किया है, या मिसाइल अटैक किया है, एयर अटैक किया है, या क्या किया है, या आपने क्या कहते हैं, तो ये सारा कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल तरीके से ड्रोन अटैक आपने किया, न्यूक्लियर है। तो नॉर्मली हम जितना लैडर को ऊपर जाते हैं उतना ही फिर एनिमी भी ऊपर जाता है। तो आप देखिए कि हमने अगर एयर स्ट्राइक की है, तो पाकिस्तान वाले ने भी एयर स्ट्राइक की थी, पाकिस्तान वालों ने पाकिस्तान से मिसाइल लॉन्च नहीं की, अदरवाइज वो इजी था। लेकिन अगर पाकिस्तान मिसाइल लॉन्च करता तो हम घर बैठे ही 100 मिसाइल लॉन्च कर देते। हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम अपने घर बैठे ही अपनी कंट्री में से पिन पॉइंट करें और सीधी मिसाइल जाके बालाकोट में स्ट्राइक मार दें। लेकिन अगर हम वो करते तो वो ज्यादा डेंजरस होता, फिर पाकिस्तान भी कर सकता था। तो ये थ्रेशोल्ड्स होते हैं, कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड वर्सेस नॉन न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, बहुत सारे हैं। तो इसमें फिर हर देश की पॉलिसी होती है, तो छोड़ो उसको, तुम बनते। तो ये सारे थे अभी तक मैंने आपको जो बताया मिलिट्री से रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ एक्सरसाइज है, डिफेंस एक्सरसाइज है, जो हम कुछ कंट्रियों के साथ मिलकर करते हैं। सारा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ बहुत सारी है, ये 50+ है, सारी पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, बट कुछ मेन एक्सरसाइज है जो आपको याद भी रखना, मतलब मैं आपको 9-10 बताऊंगा, एटलीस्ट 9-10 आर मोर देन इनफ। तो इसमें एक एक्सरसाइज है सिम्बैक्स। ये है आपकी इंडिया एंड सिंगापुर। सर सिम्बेक्स 20? यस, ये 20 का मतलब सिर्फ ईयर बता रहा है, मैरी टाइम एक्सरसाइज है। अब देखो ये कॉमन सेंस है, कोई भी अच्छा बच्चा है ना, अगर वो मारेगा, तीनों ऑप्शन आ जाए कि ये एयरफोर्स की होगी, नेवी की होगी, या आर्मी की होगी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। तो कोई भी बच्चा कॉमन सेंस से, देखो इसके पास इतनी बड़ी तो आर्मी होगी नहीं, कॉमन सेंस यहाँ पे नेवी मारोगे। यस, कॉमन सेंस ये बोलता है, आइलैंड नेशन है। हालांकि कॉमन सेंस 100% सही नहीं हो सकता, बट जब आप गैस मारते हो ना, तो इसकी सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हालांकि मैं गारंटी नहीं दे रहा, वो आपका 60-70% टाइम सही होगा। तो एग्जाम में वो भी यूज करना पड़ता है, स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ता है। अगर आप सोचे सारी चीज ये पढ़ी और ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे बिना दिमाग लगाए, ऐसा नहीं है। वहां पे भी आपको इस नॉलेज को यूज करके भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये नॉलेज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी करेगी। सही आंसर ना मिला तो उसमें भी हेल्प करेगी कि आप सही आंसर की तरफ जाए। इसको तो याद ही रखना, ये शायद मैंने कई बार डिस्कस कराई और आपको पता भी होगी। मालाबार नेवल एक्सरसाइज थी, इनिशियली इंडिया और यूएसए थे, उसके बाद में फिर हमने ऐड किया जापान को, जापान, और फिर अभी हमने ऐड कर दिया है ऑस्ट्रेलिया। अब चैलेंज ये है कि ये चारों लोग एक साथ नेवी की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और इन चारों देशों ने एक वो भी बना लिया ग्रुप। और अगर ये क्वाड अच्छे तरीके से इंटर ऑपरेबिलिटी कर लेती है, प्रैक्टिस कर लेती है, तो चाइना को बेटर होने की जरूरत है, क्योंकि जापानीज नेवी इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यूएस सुपर पावर है ही, ऑस्ट्रेलिया भी ठीक है, इंडिया भी है। ये चारों मिलके, अब चाइना ये बोल रहा है कि क्वाड इज एंटी चाइना ग्रुप, ये चाइना को कंटेन करने के लिए है।
हम ये बोल रहे हैं ये चाइना को कंटेन करने के लिए नहीं है, इट इज टू एंश्योर क्या एंश्योर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन ओशियन और पीसफुल राइज ऑफ चाइना। चाइना ये बोल रहा है। अब इसमें रशिया के जो एम्बेसडर का मैंने बयान सुना था, रशियन एम्बेसडर इज सेइंग इंडिया इज अवर टू डियर फ्रेंड, द रिलेशन इज वेरी स्पेशल। दो चार इन्होंने और भी लाइनें बोली थी, बट you know we understand each other position and in some ways we have difference of opinion. For example, like इन्होंने क्वेड का भी दिया था कि Russian thinks that क्वेड is also a anti-Russian group or to counter Russia. Now, if India is a part of Quad, then it is very difficult for India to balance Russia on the one side and USA on the other side. चाइना को तो बैलेंस कर लेते क्योंकि यूएसए बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया के लिए, इंडिया के लोग बड़े खुश हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रम्प डेमोक्रेसी जीत गई, ये हो गया वो हो गया कैपिटल हिल में। तुम सारे लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए डोनाल्ड ट्रम्प तो बहुत ही अच्छा था, इंडियन लोगों के लिए। अदरवाइज जब चाइना बताएगा कि हमें कैसे ठीक करना होता है, चाइना ठीक कर देगा। चाइना को मैनेज करना हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है, आसान नहीं है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। सी अगर आप मिलिट्री थिंक टैंक में जाएंगे ना, दे आर सेइंग कि यस, सी कि इफ इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट हम तो लड़ने के लिए तैयार हैं, बट अल्टीमेटली अ पावर लाइक चाइना, द अल्टीमेट सॉल्यूशन लाइज विद पॉलिटिकल लीडरशिप। हमसे आप लड़वा लोगे हम तो पहुंच जाएंगे, बट देयर इज अ पावर डिफरेंशियल। Power differential है कि फायर पावर ऑफ और मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ चाइना इज वे अहेड ऑफ। फैक्ट है, तो कैसे बैलेंस करें? अब रशिया बेचारा इक्विपमेंट तो दे देता है, यूएस के साथ ही चले जाए तो यूएस तो पूरा, अब जो बाइडेन आए हैं वो तो बिल्कुल ही अलग उस पर चल रहे हैं, ठीक है, बट इंडिया के लिए थोड़ा ईज आउट करना डिफिकल्ट हो रहा है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप याद रखें, माना बात। अच्छा, ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, ये आपकी सागर कवच। सागर कवच यहाँ पे क्या था, ये ऑल एजेंसीज की एक्सरसाइज थी ऑफ इंडिया। सारे मिलके एक साथ काम कर रहे हैं कि इंडिया कैसे किसी भी सिचुएशन से डील कर पाता है। सागर कवच, तो सागर की प्रोटेक्शन को लेकर कोस्ट गार्ड भी होगा, नेवी भी होगी, बाकी और फोर्सेस को भी इंक्लूड किया होगा। तो ऑल एजेंसी है, बस याद रखना, सागर कवच किसी फॉरेन कंट्री के साथ नहीं है। ये किसके साथ होगी, इसको गेस करो। बोंगो सागर, क्या गेस करोगे? बांग्लादेश। हाँ, वेरी गुड। और इसमें क्या गेस करोगे? जिमेक्स। जापान। हाँ, वेरी गुड। बट मैं बोल रहा हूँ ना, अगली बार कुछ ऐसा होगा तो ये 60-70% एक्यूरेसी है। कुछ ऐसा होगा कि आपको दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो याद रखना है। नाउ एक है इंदिरा, इंदिरा एक्सरसाइज है, इंदिरा नेवी। ये देखो, इंदिरा सोशलिस्ट थी और इंदिरा रशिया के बड़े करीब थी, तो याद रख लेना है रशिया के साथ। सर बोंगो सागर किसके साथ है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। सर इंदिरा के बाद क्या है? इंदिरा नेवी। ओके, इंदिरा नेवी ये रशिया के साथ। इंडियन रशिया। इसमें अब आपका मिसाइल बचा है बस, बाकी ये हो गया। 8-10 मिसाइल के फैक्टर।
ये सारा कितने बच्चों को मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है सारा बिल्कुल नया नया, ऐसा लग रहा है ना कि बहुत सारी बातें पहले सुनी हुई है। हाँ सर। यस सर। 50% भी अगर लग रहा है तो ठीक है, आप इजीली फिर मेमोराइज कर पाएंगे। सर यस सर। अच्छा, हमारा एक अगेन हमारा एक इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम है, इसका नाम है आकाश। बस इतना याद रखना, आकाश इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम। किलोमीटर रेंज में इन सब कमी होगी, वो तो कॉमन सेंस है, बट याद रखना। सर ये किसने डेवलप किया है, कोई स्पेसिफिक? ये देखो, हमारा मिसाइल जो भी डेवलप करेगी वो भी आपकी डीआरडीओ। ओके सर। और इसके बाद फिर हमारी आती है, इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता ही है, ब्रह्मोस। क्रूज मिसाइल है। सर BRAH नहीं है क्या ब्रह्मोस? सॉरी, अरे हाँ, BRAH चाहिए, मैं भी एक, ठीक है समझ जाओ। यस। ब्रह्मोस तो ये क्रूज मिसाइल है, डेवलप की है इंडिया एंड रशिया में, और इसके तीनों वेरिएंट हमने बना दिए। इसको एयर से Yes. भी लॉन्च कर सकते हैं, ये मेन है, एयर से भी, वाटर से भी, लैंड से भी। पहले तीनों नहीं था ना, आई थिंक अब रिसेंटली। पहले तीनों नहीं था, इसलिए तो है तीनों इम्पोर्टेंट, एयर वाटर लैंड। एयर में हमने इसको, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने इतनी इसको एयर में सुखोई से कनेक्ट कर दिया 230 MKL से। ये हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये फाइटर एयरक्राफ्ट है, लेकिन जो मिलिट्री वाले, जो थिंक टैंक में आके, मिलिट्री वाले तो कोई बोलते नहीं है, लेकिन जो थिंक टैंक में ऑब्जर्व करते हैं वो बोलते हैं फेल्ड हो गया है। ये फेल्ड ये हो गया है कि बालाकोट से अगले दिन, आपको याद है ना जब वहां वो अमेरिका के F-16 आए थे। हेलो। हाँ सर। यस सर। यस सर, सुन रहे सर। तो जब यूएस के F-16 आए थे ना, तो F-16 को ये जो सुखोई थे, ये मतलब आई एम नॉट की, लेकिन जो बड़े थिंक टैंक में बहुत जो स्ट्रेटेजिस्ट थे, दे आर सेइंग कि इनमें कुछ मैकेनिज्म में दिक्कत थी, लॉक करके फायर नहीं कर पाए। F-16 ने इनको जैम कर दिया था, कुछ हो गया था। ऑल्दो इन सुखोई 30s में, क्योंकि ये हाईली मैन्यूवरेबल है और पायलट के स्किल से, इन्होंने जो F-16 की मिसाइल थी, कौन सी मिसाइल थी मैं नाम भूल गया, BRV थी, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल थी, उसका नाम था कुछ, तो उसने उस BRV को डॉज कर दिया अपने स्किल से। F-16 ने फायर किया था, लेकिन इसने उसको डॉज कर दिया। नाम बता दूंगा उसका, वो याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कहीं ना कहीं इनमें कुछ टेक्निकली दिक्कत है, क्योंकि हमने भी बहुत गड़बड़ इनमें की है। इनका इंटीग्रेशन ऐसा किया है कि वेपन अपने लगा रहे हैं, रडार इजराइल से खरीद रहे हैं, और जुगाड़, हमने इनको जुगाड़ बना दिया। यस सर। तो इसीलिए ही कुछ लोग बोल रहे हैं हमें न्यूक्लियर डिलीवरी के लिए ही हमने रफाल खरीदने पड़े हैं, क्योंकि अगर हमें चाइना तक एक, हमें वो बना के रखना है थ्रेशोल्ड की, चाइना तक हमारे एयरक्राफ्ट जाके चाइना की मेन सिटी को बॉम्ब कर सकते हैं, तो वो सुखोई था। लेकिन सुखोई लग रहा है कि ये इतना कैपेबल नहीं है, दैट्स वाई हमने अब रफाल खरीदे हुए हैं, कि रफाल की कैपेसिटी है कि वो जा सकते हैं चाइना की सिटीज तक और उनको बॉम्ब कर दें। तो ब्रह्मोस होते हैं, क्रूज मिसाइल और शॉर्ट रेंज है। अब तो हम इसकी 600 वाली कैपेसिटी डेवलप करें। यस सर। तो पहले आई थिंक नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग भी आर नॉट साइन दी MTMR या क्या था एग्रीमेंट, भूल गया मैं। MTCR सॉरी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजियन, 4 एग्रीमेंट, MTCR था, चलो छोड़ो तुम्हारा काम है। यस। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा जस्ट एक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है पिनाका, PINAKA, पिनाका शॉर्ट रेंज मिसाइल है, डेवलप बाय DRDO। 40 से 60 किलोमीटर की रेंज है ये याद रखना। अच्छा ये याद रखा, सेकंड थी आपकी QRSAM, QRSAM, क्विक रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सक्सेसफुली हमने टेस्ट की है और ये आपकी अगेन टेस्ट की है, ये सक्सेसफुली टेस्ट की है फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा का मतलब वही जो मैंने लोकेशन बताई थी, वो टेस्ट की आपकी DRDO ने। ये क्या हाँ सर क्विक रेंज क्या बोला आपने? क्विक रिएक्शन है क्विक सरफेस टू रिएक्शन, एयर, सॉरी। क्विक जल्दी लॉन्च हो जाती है सरफेस से एयर पे अटैक करती है। जब भी किसी मिसाइल के बारे में पढ़ो देख लेना सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, क्या है। तो SAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। थैंक यू। तो मुझे एक दो आपको ऑपरेशन बताने थे, वो बड़ा जरूरी है अभी तक। और मिसाइल तो ऐसे 50+ मिसाइल है, लेकिन उस पर नहीं जाना है। अच्छा एक ये देख लेना, अग्नि तो आप सभी को पता होगा, अग्नि 1 Yes. 2 3 4, फिर आई अग्नि 5। अग्नि 5 के बारे में आपको अग्नि 5 क्या है? सबसे पहले बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? सीधी जाती है ऊपर, बहुत हाइट तक पुश करके जाती है, यहाँ से बाद में आधे इंजन बंद हो जाते हैं और फिर टारगेट के ऊपर से ये गिरती है। ये पैराबोला की शेप बनाती है। तो ये जो पैराबोला की शेप बनाती है सारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है, ऐसे ही जाती है। जितनी भी बैलिस्टिक मिसाइल होंगी लॉन्ग रेंज ही होंगी, और जो क्रूज थी वो शॉर्ट थी। अब ये अग्नि 5 का जो हमने डिक्लेयर कर रखा है, ये 5000 किलोमीटर प्लस का इनका टारगेट है, इतनी दूरी ये तय कर लेते हैं। और जो मिसाइल 5000 प्लस की दूरी तय कर लेती है उसे बोलते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक, हाँ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, एक ICBM। कॉन्टिनेंट से दूसरे पे चली जाती है। तो ICBM इनको बोलते हैं। ये मिलिट्री उसमें बड़ी कॉमन टर्मिनोलॉजी है ICBM। तो हमारी एक ही ICBM है, वो है अग्नि 5, ये आपको याद रखना है। अच्छा अग्नि 5 के पास रेंज थी, हमारा सेम वो मॉडल चल रहा है पृथ्वी में क्या है, रेंज को थोड़ा कम कर दिया है, अग्नि को ही मॉडिफाई करके रेंज कम कर दिया है और उसका पेलोड बढ़ा दिया है। समझ में आया आपको? तो पृथ्वी 1 है, पृथ्वी 2 है, पृथ्वी 3 है, 3 तक ही गया है पृथ्वी। तो पृथ्वी में अग्नि से मुकाबले रेंज तो कम है, लेकिन पेलोड ज्यादा है, ज्यादा हैवी लोड को ही ले जाएंगे। अच्छा एक यहाँ पे बड़ा है, अगर आप इंडिया और चाइना के मिसाइल के नाम को अगर आप पढ़ेंगे ना तो यू विल लाफ कि हमने नाम रखा था पृथ्वी, तो उन्होंने अपनी मिसाइल का नाम रखा गौरी। कोई बताएगा क्यों रखा? पृथ्वीराज चौहान, बोला तभी पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। तो हमने पृथ्वी रखा, उन्होंने नाम रखा गौरी के नाम रखा। लेकिन सेकंड बैटल ऑफ टेरिन मोहम्मद गौरी हम डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। तो ऐसे ऐसे नामों का कॉम्पिटिशन चलता है दोनों के बीच। अच्छा अभी हमारा
जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, एयरक्राफ्ट कैरियर, तो जिसने अभी अपना लास्ट डीकमीशन हुआ है रिसेंटली सितंबर 2020 में, वो था आपका विराट। यस, विराट। विराट एयरक्राफ्ट कैरियर डीकमीशन हो गया। एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको याद रखना है, लॉन्गेस्ट सर्विंग था वर्ल्ड में। व्हाट इज दैट विराट के नीचे? डीकमीशन। डीकमीशन हो गया, बस यही मैंने मेंशन किया। So September 2019 या 2020? याद मत करो ना, ये मैं 2020 में, Okay. दे आर नॉट गोना टू आस्क यू कि मंथ कौन सा। अब सुनिए, एक हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसे अभी हम बना रहे हैं, बनाया नहीं है, बना रहे हैं, मतलब वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, जल्दी वो कमीशन हो सकता है, और वो इंडिजीनियसली बिल्ड है, इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, और उसका नाम है विक्रांत। विक्रांत और जो अभी हमारा है वो है विक्रमादित्य। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। तो प्रेजेंट है आपका, ये विराट था पास्ट, विक्रांत फ्यूचर है, और प्रेजेंट क्या है? विक्रमादित्य। हाँ, ये आया है। तो विक्रांत बाय 20। आपको शायद ये बात पता होगी कि अगर आप हमारी तीनों फोर्सेस में देखें, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, तो पता है कौन सी ज्यादा वो है मॉडर्नाइज, इंडिजीनियस कैपेसिटी किसकी अच्छी खासी है? नेवी। सर क्या आपने क्या पूछा है? मैंने बोला है कि अगर आप हमारी नेवी बाकी की उसको कंपेयर करें तो नेवी की इंडिजीनियस कैपेसिटी अच्छी है। यस सर। देखो ना, एयरक्राफ्ट कैरियर खुद ये बना रहे हैं। सर ऐसा कुछ था ना कि एक उसमें से किसी को म्यूजियम बना दिया था, फ्लोटिंग म्यूजियम, ऐसा कुछ था ना शायद। उसके लिए चल रहा था, उसके लिए चल रहा था, वो विराट के लिए भी चल रहा है। यस सर। ये डीकमीशन हो गया, अब इसको एक कंपनी ने खरीदा है 200 करोड़ में। अब कुछ बोल रहे हैं कि इसको आप स्क्रैप के लिए खरीदा है, तो उसको नहीं चल रहा है पूरा। मुझे भी ये स्क्रैप नहीं करना चाहिए, 200 करोड़ इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। आप इसको हाँ, IS विक्रांत इज अपकमिंग, यही तो बोल रहा हूँ मैं, 2021। सर ये शिप्स के नेम रिपीट होते रहते हैं क्या? सॉरी, शिप्स के नेम हर फ्यू इयर्स में रिपीट होते रहते हैं क्या? बिकॉज इफ नहीं ना, कैसे? जैसे आई इसका थिंक देयर वाज अनदर शिप चल ही रहा है इसका, अभी मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इसका टेस्ट चलता ही रहता है, इसका पिछले 7-8 साल से टेस्ट ही चल रहा है। कुछ बड़ा नहीं टेस्ट सपोज नहीं कोई आ और जाता है, चलता ही रहता है। नहीं सर मेरे को कोई और शिप का वो याद, दूसरे बच्चे का बोल, मेरे को कोई और शिप का याद है कि अभी there- क्या बोल रहे हैं बताइए? बोल रहे मेरे को कोई और शिप का याद है, इट वाज डीकमीशन्ड एंड देन उसका जितना मटेरियल था दैट वाज सोल्ड एंड वो बाय। मैं बता रहा हूँ, ये 2 डीकमीशन हुई थी, एक तो ये थी, एक और थी, वो ऑलरेडी हो चुकी है। मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, वो बजाज की वो थी, बजाज ने बाइक भी लॉन्च की थी। हाँ सर मैं उसी की बात कर रही हूँ। बना रहे हैं वो, आई गेस विक्रांत की, पता नहीं यार, कंफ्यूजन था, वो दूसरी थी, पर एक उसका भी नाम वैसे ही था क्या? 2-3 साल पहले हो गया, अभी से ही था यार, ये पता नहीं क्या है इनको। ठीक है, आई लुक इट अप। ठीक है, चलो।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा हो गया। अब हम आते हैं स्पेस की तरफ। पढ़े स्पेस और थोड़ा बहुत या रहने दे? बताओ जो मेजॉरिटी बच्चे बोले। बोलिए सर, कंटिन्यू करते हैं, बिट टाइम है मैं तो। थोड़ी देर को कर ही रहा हूँ, 10-15 मिनट। कुछ पूछना है तो बताओ अभी तक। नॉट सर। एक तो यार ये स्पेस एक्स को इस बार सर पढ़ वो लिया। ऑनलाइन मैंने भी चेक किया, वो भी विक्रांत दिखा रहा है कि बजाज ने विक्रांत का ही वो किया था मेडल। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है इसी को ये जो नया आने वाला है उसको सेम हम नाम दे रहे हैं, ठीक है ना? जो हाँ सर, मैं प्रीवियस, वही बोल रही थी कि शिप्स के नेम रिपीट होते हैं क्या। अच्छा वही आप बोल रहे थे, ठीक है। हाँ, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि इसको हम सेम नाम दे रहे हैं, उसके नाम को हम इसको दे रहे हैं। हाँ तो ये नहीं, हाँ ये तो होता है। जैसे गोल्डन एरो था ना, तो उसमें पहले पुराने थे, नाम को हम मरने नहीं देते, जो मेजर हो तो उनको रिपीट करते रहते हैं। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा, ठीक है। यस सर। चलिए, तो देखिए स्पेस में आपको क्या क्या याद रखना है। स्पेस पहला है, आपको मेन सैटेलाइट्स याद रखनी है। इंडिया के कुछ मिशन हो सकते हैं, इंडिया के भी हो सकते हैं, ग्लोबल भी हो सकते हैं। ग्लोबल में मेन आपका नासा ही है, ईयू है, और उसके बाद अच्छे लेवल पे चाइना भी जा रहा है, और आपका लॉन्चिंग व्हीकल। तो आप लॉन्च करेंगे सैटेलाइट, लैपटॉप का फैन डिस्टर्ब कर रहा है यार, ये पता नहीं इसको, ये मुझे मतलब मैं भी किसी दिन इस लैपटॉप को उठा के फेंकने ही वाला हूँ। अभी नया लैपटॉप लिया है, इसके फैन में पता नहीं क्या हो जाता है, कुछ नहीं करो। मतलब आई एम प्लानिंग कि इसको लैपटॉप को खोल के है ना, इसके फैन को ही तोड़ दूं। मतलब आई एम सीरियस अबाउट दिस। तो 2-4 दिन में मैं जुगाड़ कर दूंगा, तब तक मैनेज कीजिए। थोड़ा आज मैं भी चीजें बोल रहा हूँ। सो सैटेलाइट आपको याद रखना नहीं। कुछ सैटेलाइट आपकी, सैटेलाइट कुछ का पर्पस क्या होता है, कुछ अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए होती है, अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, कुछ नेविगेशन के लिए होती है, कुछ कम्युनिकेशन के लिए होती है, और कुछ आपकी रिसर्च पर्पस के लिए होती है। तो अर्थ ऑब्जर्वेटरी होती है, ऑब्जर्वेशन क्या करेंगे, आपके रिसोर्स को ऑब्जर्व करेंगे। इवन सैटेलाइट आपको, आपने कॉन्सेप्ट सुना है मनरेगा? अरे मैंने मनरेगा नहीं पढ़ा है यार आपको, मैंने मनरेगा नहीं पढ़ा है आपको। No, sir. नो सर। सर स्कीम्स में नहीं कराया था। टीम थोड़ा सा बताया था आपने बस। मनरेगा पढ़ लेना, 5 स्टार इम्पोर्टेंट है, 5 स्टार। मनरेगा में आप जितनी भी एसेट्स क्रिएट, मनरेगा आपको राइट टू वर्क देता है, राइट टू वर्क, ठीक है। राइट टू वर्क मिल गया, किन लोगों को मिलेगा? अनस्किल्ड लोगों को। कितने दिन का मिलेगा? पहले 100 डेज का मिलेगा, और एक गारंटेड मिलेगा। अगर आपको 100 डेज का काम नहीं मिला, नो इशू, आपको पैसे मिल जाएंगे। काम मिलेगा, काम नहीं मिलेगा तो आपको पेमेंट मिल जाएगी।
अब काम क्या करेंगे, तो पहले ये एसेट बनाते थे। अब हमारे देश में पैसे तो है नहीं, लेकिन ये काम करते थे कि वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई गड्ढा खोद दिया, ऐसे इरिगेशन के लिए कुछ कर दिया। तो इसमें घपलेबाजी बहुत होती थी कि पेपरों पे सारे काम हो गए, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। तो पूरा वर्ल्ड मनरेगा को अप्रिशिएट करता है, बट मनरेगा में एक इशू था करप्शन का। तो अब सरकार ने क्या किया, जितनी भी एसेट्स मनरेगा में बनेगी, एक वो है, एक इसरो का पोर्टल है, ये भूजल पोर्टल है या भू-वन करके है, भू करके एक पोर्टल, मैं याद नहीं कर पा रहा, भू-वन है या कुछ है। तो उस पोर्टल की हेल्प से इसरो जो भी सर्विसेज देता है, तो इसरो जियो टैग करेगा सारी एसेट्स को। मनरेगा में जो भी आप एसेट्स बनाओगे विलेज लेवल पे, आप बताओगे, उसकी लोकेशन भेजोगे, कुछ ऑप्शन होगा ऐप में, और इसरो उसको स्पेस से ही जियो टैग कर देगा कि यहाँ पे आपने ये चीज बनाई, और इसरो उसकी सैटेलाइट इमेजेस भी लेगा। तो आप स्पेस से ही वेरीफाई कर रहे हो नाउ। दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन गवर्नेंस। सब भुवन ही है, भुवन मनरेगा है सब। हाँ, भूवन। सो सी व्हाट इज भुवन? भुवन कुछ नहीं है, पोर्टल है इसरो का, जो आपको अच्छी अच्छी सर्विस देता है। अगर आपको इमेजेस भी देखनी है ना, तो मुझे लग रहा है जैसे गूगल मैप आपको इमेजेस देता है, भुवन भी दे देता है। तो अगर अब तो गूगल एक प्राइवेट प्लेयर दे रहा है, बट अगर गूगल नहीं है, भुवन के भी पोर्टल में जाओ, आपको 3D इमेजेस मिल जाएगी पूरे उसकी। तो भुवन और मनरेगा के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। Now you can imagine how technology is helping in increasing the quality of governance or reducing corruption, thereby increasing accountability and transparency and increasing the trust of people in governance. ठीक है, ये बात की बातें तो भी समझाऊंगा। भुवन याद रखना, अच्छा पोर्टल है भुवन। जियो टैगिंग मनरेगा में आपको राइट टू वर्क मिलता है 100 डेज का नाउ। राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट और नॉट? It's a legal right. Right to work is a fundamental right. लीगल राइट। हाँ, ये राइट टू वर्क नहीं है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कहाँ पे मेंशन है? राइट टू वर्क इज मेंशन इन आर्टिकल 42 ऑफ डीपीएसपी, दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, की गवर्नमेंट लोगों को काम करने की आजादी वो दे, अपॉर्चुनिटी दे, बट ये लीगल राइट है। 100 डेज का है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है। कुछ स्टेट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 100 रुपये दे दिया, पंजाब बोलता है 100 में भी देगा, तो लोगों को 200-250 रुपये पर डे के हिसाब से गारंटीड मिल जाते हैं। और ये उतना अमाउंट है कि एटलीस्ट पॉवर्टी लाइन से तो ऊपर उठ जाए, ये ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम। तो अब पूछ लीजिए, कुछ डाउट हो तो, ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं। सर काफी है। ठीक है ना, अगर आप पूछिए, अगर आपको कुछ पूछना है। ठीक है, आई होप गाइस आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास आई विल ट्राई कि मैं संडे को ले लूँ, तबियत ठीक हुई तो। और संडे को आई विल डिस्कस, पूरी क्लास में बजट होगा, इकोनॉमिक सर्वे होगा, उनका स्टैटिक होगा, प्लस करंट बजट होगा। और आई विल ट्राई कि आत्मनिर्भर भारत भी इसी में करा दे। ओके सर, ठीक है। Hello, sir. Yeah. Actually, मेरा इंटरनेट लैग हो गया था. Could you repeat that point of Dornier aircraft? सॉरी मैम, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। कोई और तो वो पूछ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में पूछ रही थी। वो कुछ नहीं है, इंडियन नेवी का एक एयरक्राफ्ट है, वुमेन उसको वुमेन पायलट है वहां पे, तो बस इतना आपको याद रखना है। बेसिकली वुमेन स्क्वाड्रन का जो एयरक्राफ्ट का नाम है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट का नाम है, इतना आपको याद रखिए।
सर भुवन पोर्टल से क्या जीआई टैग है रिलेटेड? जियो टैग Geotag. लोकेशन की टैगिंग कर रहे हैं। And sir, what did you say about Sagar? Sagar is a doctrine of government of India or India, not government of India. How we see India Indo-Pacific. तो Indo-Pacific का जो हमारा विजन है वो है सागर. What is सागर? Lakshman will tell you. Lakshman, please tell. Yes, sir. What is meant by sagar? Sir. Hello. Sir, is it like a वैसे बोलते हैं ना, I mean चाइना का जो पॉलिसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के पॉलिसी के अगेंस्ट में कुछ हुआ है क्या सर? आई एम जस्ट आस्किंग. चाइना ने वो डिक्लेयर किया. आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है. वो तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है. चाइना की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है वो सी पॉलिसी, इट इज अ फिलॉसफी. ये पॉलिसी गाइडेंस है हमारी. सागर का मतलब है सिक्योरिटी है. यस सर. हम चाहते हैं सागर हमारी एक डॉक्ट्रिन है. यस, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर इंडिया का विजन है. तुम क्या चाहते हो इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास. सर लॉस्ट नेटवर्क. सर का वो चला गया था. सो गाइस ठीक है ना. अब आप Yes, sir. Yes, थैंक यू सर. thank you, sir. Okay, sir. थैंक यू सर. गुड नाइट. Thank you, sir. आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट क्लास से पहले सारा एक बार रिवाइज कर लीजिए और बजट वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर ही लेंगे. अभी इसका साइंस एंड टेक का बचा हुआ है स्पेस और कोविड वाला. ठीक है Sir. Hello. Thank you. ओके सर, थैंक्स. ओके थैंक यू गाइस. Yeah, hello sir. Thank you, Hello. sir. Thank you. बताओ मैडम. Sir, I mean, जो Galvin Valley पे हुआ था, at that point, any defense weapon to be remembered or note down, anything in specific? Did India make a move? नहीं वो नहीं है. मैंने बताई दिया था यूएस के वो एयरक्राफ्ट याद रखना, उन्होंने भी रिसोर्स मोबिलाइजेशन में हेल्प की है. What was the name, sir? नेम ऑफ व्हाट? You were saying जो mobilization में help हुआ था. मोबिलाइजेशन थ्रू बाय रोड करोगे, बाय ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट करोगे. आई हैव ऑलरेडी मेंशन द नेम ऑफ 2 यूएस एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. Yeah, okay, sir. Yeah, got it. Yeah. Globemaster and Hercules. Thank you, sir. Bye, sir. Good night. Bye.